सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का वजह से करे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट के लेक्चर 5 को। अब तक हमने लेक्चर 4 को कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 1 2 3 एंड 4 अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर को देखने को मिल जाएगा। वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, देन इस पे मूव करना, ठीक है। तो वहाँ तक हमने क्या देखा था? ऑपरेटर्स को देख लिया था, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लोकली सेटअप कर लिया था सब चीजें। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट को, एस्केप सीक्वेंसेस को, स्कैनफ को और प्रोग्राम्स को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और प्रोग्राम जो है लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पीवाईक्यूज के अंदर आए हुए हैं और आपके पेपर के अंदर भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, और हम साथ में वीएस कोड पे कोड भी कर करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे एग्जीक्यूट हो रही है चीजें, ठीक है। तो अब तक हमने ये देख लिया था कि जो वेरिएबल्स हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स क्या है? हमारे कंटेनर्स हैं मेमोरी के अंदर, वो क्या करते हैं? वेरिएबल को स्टोर करते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? अब जो भी डेटा हम देते हैं प्रोग्राम को, ऑपरेटर क्या करते हैं? उन्हें प्रोसेस करते हैं। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, वो सब हमने देखे थे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर ऑपरेटर को पढ़ना, ठीक है। उनके जो टाइप्स थे उनको पढ़ना, तो आपने आई थिंक पढ़ लिए होंगे, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो कमेंट करके बता देना। और हमने ये देखा था कि जो प्रिंट एफ है वो क्या करता है? डेटा को डिस्प्ले करता है। और वैसे भी हम इसी लेक्चर के अंदर प्रिंट एफ की डेफिनेशन वाइज और बहुत अच्छे से देखने वाले डिटेल में, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज मिसिंग है कि अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो हैं खुद दे रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक है। मतलब कि हम अगर कोई डेटा है यहाँ पर, अगर हम देखें ये वाला, तो यहाँ पर हेडर फाइल है, ये हमारा मेन फंक्शन है, और यहाँ पर हमने जो ए वेरिएबल है उसको 20 खुद ही वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, ठीक है। 10 भी जो है 5 बी वेरिएबल को खुद ही वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है। यहाँ पर हम कुछ भी जो है यूजर से इनपुट नहीं ले रहे। सारी चीज़ें आप ही सोचो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक कैलकुलेटर खोलो, और उसके अंदर वो डायरेक्टली, आप जैसे कैलकुलेटर खोलो वो डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे 10 एंड 20 का सम 30 दे रहा है, ठीक है। तो 30 प्रिंट कर दे ना, आपसे इनपुट लेना कुछ ले, तो आप कैसे चलेगा, ठीक है। आप फिर आपका फायदा ही क्या होगा कैलकुलेटर को यूज करने का? तो इसके लिए हमें यूजर से जो है डेटा लेना पड़ता है, तभी तो हमारा प्रोग्राम किसी काम का होगा। जैसे कि आपने प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर का, जो क्या करता है? एडिशन परफॉर्म करता है। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपको ये जो दोनों हमारे वेरिएबल जो ऑपरेंड्स हैं, डेटा है, जैसे कि ए के अंदर हमें कुछ डेटा चाहिए, बी के अंदर कुछ डेटा चाहिए, तो ये हमें यूजर से लेने चाहिए, तभी हमारा जो प्रोग्राम है वो यूजफुल बनेगा। तो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे हम यूजर से जो है इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ पर जो है हमने 20 और 30 जो है हार्ड कोडेड किया हुआ है, ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूजर से लेने पड़ेंगे चीजें। तो इसी को यूजर से लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ का, ठीक है। आज हम स्कैनफ के बारे में जो है डिटेल में देखने वाले हैं। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट हमारा जो भी डेटा प्रोग्राम के अंदर एंटर होता है बाहर से, उसे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई माइक से आपकी वॉइस भी इनपुट जा रही है तो वो हमारी इनपुट होती है। या फिर आप कोई कैमरा भी फोटो क्लिक कर रहा है तो वो फोटो भी हमारी इनपुट हो गई, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। या फिर आपने कीबोर्ड से कोई टेक्स्ट को एंटर किया तो वो भी हमारा इनपुट हो गया। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो भी प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन लीव हो रही है, जैसे स्पीकर से हमारी साउंड आती है, ठीक है। या फिर हमारा जो भी हमें, जैसे प्रिंटर से आउटपुट हमें आता है, या फिर हमारे मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले होता है, वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है, ठीक है। अब इनपुट इज द डेटा प्रोवाइडेड टू प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं जब भी तो प्रोग्राम उसे प्रोसेस करता है। तो जो भी डेटा हम प्रोग्राम को प्रोवाइड कराते हैं वो हमारा इनपुट होता है, चाहे वो नेम हो, एज हो, मार्क्स हो, रोल नंबर हो, टेम्परेचर हो, फोन नंबर हो, ये सब हमारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है। तो इनपुट जो है वो कहीं से भी आप जो है दे सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हो, कोई फाइल से इनपुट आ सकता है, कोई नेटवर्क से आ सकता है, कोई सेंसर से आ सकता है, अदर डिवाइसेस यूज कर सकते हो इनपुट के लिए। तो बहुत सारे डिवाइसेस जो है यूज होते हैं इनपुट के लिए, ठीक है, जो कि प्रोग्राम के अंदर डेटा जाएगा और वो डेटा प्रोसेस होगा। जैसे कि माइक से जो वॉइस है, जैसे कि मेरी जो वॉइस है अभी माइक से कंप्यूटर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? एक इनपुट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? माइक से हमारी चीजें जा रही हैं, ठीक है। ऐसे ही सेंसर्स होते हैं हमारे। तो सेंसर क्या करते हैं? कुछ कैप्चर करते हैं चीजों को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैमरे के अंदर एक सेंसर है जो कि क्या कर रहा है? फोटो को कैप्चर कर रहा है और फोटो फिर जा रही है, ठीक है। तो ऐसे हमारा इनपुट होता है। बट अभी हम कंप्लीटली बिगिनर हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कैसे हम कीबोर्ड से जो है इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, उसे हम देखने वाले हैं। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? स्कैनफ फंक्शन का यूज करके जो है इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। और कैसे दे सकते हैं वो सारी चीजें तो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोग्राम डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें देता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जैसे कि हेलो कृष्णा, ये हमारा आउटपुट आ गया। या फिर हमारे, हमने बहुत सारे मार्क्स दिए थे, उनका टोटल आ गया हमारा। या फिर मार्क्स के बाद हमें परसेंटेज मिल गया, एरिया हमें मिल गया। तो ये हमारे आउटपुट है जो कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद आए हैं। यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट के बीच में डिफरेंस भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, सिंपल सा। कभी कभी 2 नंबर में आ सकता है, तो ये देख लेना, ठीक है।
अब आता है हमारा प्रिंटफ। अब अगर हम आउटपुट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें प्रिंटफ को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटफ ही है जो हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है डेटा को, हमें हेल्प करता है डिस्प्ले करने में, ठीक है। तो प्रिंटफ क्या है हमारा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन है। ये क्या लाइब्रेरी फंक्शन है जो पहले से लिखे गए हैं, ठीक है। वो हमारे फॉर्मेटेड आउटपुट को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। हमें यूज किसके लिए हम करते हैं, अगर हमें आउटपुट को डिस्प्ले करना है ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। चाहे वो स्क्रीन हो चाहे कंसोल हो, हम उस पे जो है आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हम printf फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें stdio.h ये हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसके अंदर हमारा जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड, उनके डिक्लेरेशन इसके अंदर है, ठीक है। ये कंटेन करता है उनके डिक्लेरेशन को। तो अगर आप printf को डायरेक्टली यूज करोगे तो वहां पर एरर आएगा, आपको stdio.h ये जो फाइल है इसको यूज करना पड़ता है। चाहे आप स्कैनफ भी मान लो, स्कैनफ भी हमारा इसके अंदर जो है, इसके डिक्लेरेशन जो है डिक्लेयर है हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। तो हमें इसको यूज करना पड़ता है। अब हमने पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, मैंने पहले आपको लेक्चर्स के अंदर बताया था कि अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा जो है प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आपको परसेंट डी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का जो डेटा है उसे प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आपको परसेंट एफ का यूज करना पड़ता है। ऐसे कैरेक्टर के लिए सी का और स्ट्रिंग के लिए एस का। और अभी आपको स्ट्रिंग डिटेल में नहीं पढ़ना है, स्ट्रिंग हमारा यूनिट 3 के अंदर आ रहा होगा, बट मैं आज आपको लास्ट में जो है एक प्रोग्राम करवाऊंगा, उसके अंदर जो है आपको समझ में आएगा कि क्यों स्ट्रिंग इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके कुछ चीजें प्रिंट करवा के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो बॉयलर प्लेट लिखी हुई है, ठीक है। ये बॉयलर प्लेट है, यहाँ पर हमारी हेडर फाइल है जो हमें इंक्लूड करनी ही होती है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और ये हमारा रिटर्न जीरो है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, नेम ये बना लेते हैं हम यहाँ पर नंबर, एक हमने नम करके वेरिएबल बनाया, और इसको हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 20, ठीक है। और हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। एक और मैंने वेरिएबल बनाया, लाइक मैंने यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया हमने कि परसेंट, ठीक है। और इसको हमने लाइक वैल्यू दे दी 30.5, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। एक हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर जस्ट हमने एक वर्ड किया वेरिएबल का नाम, और हमने इसको एक कैरेक्टर जो है हमेशा हमारा सिंगल कोट के अंदर आता है, ठीक है। डब्लू हमने इसको वर्ड दे दिया, ठीक है। तो हमने ये 3 टाइप का डेटा जो है वेरिएबल के अंदर रख लिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट करना देखो, अगर आपको वेरिएबल वगैरह प्रिंट नहीं करने हैं, जैसे कि आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हो कि कृष्णा शर्मा, है ना। ये जो है डायरेक्टली मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देखोगे तो कृष्णा शर्मा प्रिंट हो गया, ठीक है, टर्मिनल पे। बहुत सही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नम है, पर है, परसेंटेज है, ये जो वर्ड है, ये मुझे प्रिंट करने हैं, तो मैं इसको कैसे प्रिंट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा, जो आपने अभी देखा, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, और मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा डी, और यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी मेरे को प्रिंट कराना है, लाइक मेरे को नम को प्रिंट कराना है, क्योंकि नम ही इंटीजर टाइप का है, तो हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मैं ना एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, जिससे कि लाइन जो है ब्रेक हो जाए। आज यही स्केप सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा, ठीक है। तो ये आप देखो कि कृष्णा शर्मा पहले प्रिंट हुआ ये वाली लाइन का, और फिर हमारा 20 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो 20 क्या था, नम के अंदर जो वैल्यू थी 20, वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता हूँ 20 के बाद जो है मेरा फ्लोटिंग वाली जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं स्पेस लगा के एक और फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाता हूँ, परसेंट का गया, परसेंट एंड एफ, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। और पहले हमारा नम मैं चाहता हूँ प्रिंट हो, और फिर मेरा जो है पर जो है वो प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो पहले हमारा नम प्रिंट होगा और फिर जो परसेंटेज है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे रन किया, तो पहले हमारा 20 प्रिंट हुआ, और फिर हमारा 30.50000 प्रिंट हो रहा है। क्यों ये 6 बार जीरो प्रिंट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट हमारा 6 डिजिट तक जो है आपको क्या देता है, प्रिसीजन देता है। अगर आपको कम डिजिट का प्रिसीजन चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे स्लैश के ये जो परसेंटेज के बाद डॉट लगाओ, और जितने नंबर का प्रिसीजन चाहिए, जैसे कि मुझे 2 का चाहिए तो 2 लिख दो, तो आपको 2 नंबर का जो प्रिसीजन है वो मिलेगा। तो क्या आएगा हमारा 30.50 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों प्रिंट हो गए। अब मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखूंगा, और मैं सी लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरे को आगे वेरिएबल का नाम लिखना होगा, तो मैं कॉमा करूंगा और यहाँ पे मैं वर्ड लिख दूंगा। तो ये जो मेरा वर्ड है वो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे रन करना है, और आप देखो तीनों चीजें प्रिंट हो रही हैं, 20, 30.50 एंड डब्ल्यू। आप देख रहे हो सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं। अभी मैं आपको स्ट्रिंग प्रिंट करके नहीं दिखा रहा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट करना होता है तो कैसे आप कर पाते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ आप डब्ल्यू को जो है आप प्रिंट कर पा रहे हो, बट आप अगर यहाँ पे चाहो कि ये जो WER, तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर जो है सिर्फ एक
उसको ही रख पाता है, ठीक है? ये आप देख रहे हो एक को ही रखा है इसने, सिर्फ़ आर को रखा, ये जो लास्ट वाला था इसको ही रखा, डब्ल्यू ई को हटा दिया। तो आप अगर पूरे को प्रिंट करना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग से कर सकते हो, तो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? चिंता करने की बात नहीं है। वैसे हम यूनिट 3 के अंदर स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो इतना आई होप आपको क्लियर होगा और फिर अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। मैं इसे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एंड स्लैश दबाऊँगा तो मेरा ये जो है कमेंट हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंट का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है? अब आता है हमारा एस्केप सीक्वेंसेस। अब एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस हमारे स्पेशल सीक्वेंस होते हैं ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इनसाइड अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है? जैसे कि कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं हमारे, आप कह सकते हो कि के, आर, आई ये सब जो भी हमारे सिंगल इन्वर्टेड के अंदर आते हैं वो हमारे कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं। और जैसे कि हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, कृष्णा हो गया या फिर कोई स्टेटमेंट हो गया या फिर मेरा नाम हो गया, मतलब जो भी चीज़ें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती हैं, वो हमारी लिटरल्स होती हैं, ठीक है? जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया, मेरा नाम हो गया, वो हमारे क्या है लिटरल्स हैं। तो इनके अंदर कुछ ना हमारे स्पेशल सीक्वेंसेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? किसके लिए? हम फॉर्मेटिंग के लिए या फिर स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस की हेल्प से। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? बट मैं आपको अभी समझाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था न्यू लाइन के बारे में, मैंने आपको बताया था ना बैक स्लैश, और ये सारे जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो बैक स्लैश से ही यूज़ होते हैं, ठीक है? बैक स्लैश से ही स्टार्ट होते हैं। बैक स्लैश ऐसा आपका जो है ना एंटर वर्ड के ऊपर होता है, ठीक है? बैक स्लैश एन, उससे जो है ये स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बैक स्लैश एन, ये हमारा न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अगर आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो आप बैक स्लैश एन का यूज करते हो। अभी मैं स्कैनफ आगे चलूंगा, ठीक है? अभी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए स्कैनफ के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस वाले को ना थोड़ा सा अभी अनकमेंट कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कृष्णा शर्मा अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाहता हूँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कृष्णा है और शर्मा के बीच में एक जो है ना लाइन आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट मैं ना लाइन इसकी क्रिएट कर सकता हूँ, ये देखो। पहले कृष्णा आया और हमारा कर्सर जो है यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और शर्मा प्रिंट हो गया, ठीक है? तो ऐसे आप लाइन ब्रेक कर सकते हो यूजिंग बैक स्लैश एन, जिसे हम न्यू लाइन बोल रहे हैं, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब। अगर आपको किसी भी वर्ड के बीच में किसी भी मतलब अपने लिटरल के बीच में अगर आपको टैब स्पेस चाहिए, ठीक है? हॉरिजॉन्टल टैब का स्पेस चाहिए, तो आप इसका बैक स्लैश टी का यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसे चाहिए कि इसे हटा देता हूँ पूरा। अब मुझे चाहिए कि ये जो एस है ना इसके बाद एक टैब का स्पेस आ जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जस्ट इसे लगाता हूँ बैक स्लैश टी को, और यहाँ पर आप देखोगे कि एस के बाद मेरा एक टैब का स्पेस आ गया। अब ये टैब का स्पेस कितना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर एक टर्मिनल में अलग अलग होगा, ठीक है? आपके पीसी में ज्यादा अलग आ सकता है, मेरे पीसी में अलग आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, एक दो तीन चार, चार स्पेसिस का जो है एक टैब है। आपके में ऐसा हो सकता है कि 6 स्पेसिस का एक टैब हो या फिर 8 स्पेसिस का एक टैब हो, तो उसके हिसाब से जो टैब का है वो स्पेस आ जाता है। तो आपको कहीं पर भी अगर आपको एक टैब का जो है स्पेस चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो किसी भी वर्ड के अंदर मतलब कि आपका जो एक पोजीशन है बैकवर्ड हो जाए, ठीक है? तो इसका यूज करते हैं। अभी मैं आपको जस्ट इसे कोड करके दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कि जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो जस्ट मेरा जो कृष्णा नाम है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि कृष्णा मेरा प्रिंट हो रहा है। अब मेरा क्या हो गया कि गलती से मैंने यहाँ पे डबल एस लगा दिया और मैं चाहता हूँ एक एस जो है मेरा प्रिंट ना हो, एक एस मेरा प्रिंट ना हो। यहाँ तो मैं बैक स्लैश लगाऊंगा और बी लगाऊंगा तो मेरा एक ही स्लैश एस जो है प्रिंट होगा, ये वाला एस जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? कैसे? जस्ट ये देखो, यहाँ पे देखो एक ही एस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लगाता हूँ बैक स्लैश बी, तो मेरे दोनों एस जो है वो प्रिंट होंगे। ये देखो, ये दोनों एस जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश लगा देता हूँ इसके आगे बी, तो ये प्रिंट नहीं होगा। आप अगर मैं एच के आगे भी लगा दूंगा तो मेरा एच जो है वो भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एस और एक एस और एक एच जो है वो प्रिंट नहीं होंगे। आप देखो, ये देखो नहीं प्रिंट हो रहे, ठीक है? एस एच भी प्रिंट नहीं हो रहा और एक एस भी प्रिंट नहीं हो रहा। आई थिंक आपको समझ में होगा क्यों यूज होता है। बट ये ना लास्ट में काम नहीं करता, मेरे में लास्ट में काम नहीं कर रहा, आपके में शायद कर सकता है, मेरे में लास्ट में जो है काम नहीं कर रहा, ठीक है? ये देखो, ये ए प्रिंट होगा, ठीक है? ए गायब नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये लास्ट में काम नहीं करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैक स्लैश। अब देखो, अगर आपको अपनी स्टेटमेंट के अंदर एज अ लिटरल आपको बैक स्पेस को जो है प्रिंट करवाना है, आप ही सोचो कि अगर जैसे मेरे को यहाँ पर जो है कृष्णा और मेरे को बीच में जो है एक बैक स्लैश को जो है प्रिंट कराना है, ये ऐसे करके मुझे एक बैक स्लैश को प्रिंट कराना है, तो मेरा आप देखो बैक स्लैश प्रिंट नहीं हो रहा, यहाँ पे जस्ट कृष्णा प्रिंट हो रहा है, बस बैक स्लैश जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे दो बैक स्लैश लगाने होते हैं अगर आपको एक बैक स्लैश को प्रिंट कराना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखो, ये एक प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर जब भी आप पाथ वगैरह दे रहे होते हो ना अपने फाइल्स वगैरह का, तो आप इसका यूज करते हो, जैसे कि सी ड्राइव
देन बैकस्लैश और फाइल, देन कोई नाम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैकस्लैश प्रिंट कराने होते हैं, बट अगर मैं इसे कराऊंगा तो आप देखना बैकस्लैश को ऐसे इग्नोर कर देगा भाई, बैकस्लैश को इसने प्रिंट ही नहीं किया। तो मैं अगर यहाँ पे दो बैकस्लैश लगा देता हूँ तो मेरा एक बैकस्लैश जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप जैसे कभी कभी हो गया कि कोई जरूरत पड़ गई कि आपको बैकस्लैश को प्रिंट कराना है, तो आप इसके हेल्प से करा सकते हो डबल के। तो देखो सिंगल वाला हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट कराना होता है, जैसे कि मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि मेरा जो स्टेटमेंट है ना वो ऐसे प्रिंट हो, लिटरल जो है मेरा ऐसे है कि हेलो, ऐसे प्रिंट हो, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड आए। तो आप क्या करोगे, आपको इतना पता है कि इसके अंदर जो भी मैं लिखता हूँ वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा और दोनों मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिए। तो मैं इसे प्रिंट करूंगा ना, तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये देखो ये आ गया कंपाइलेशन फेल्ड, तो कंपाइलेशन ही नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। तो अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले एक बैक स्लैश लगाना पड़ता है। तो मैं दोनों के आगे जो है एक बैक स्लैश लगा देता हूँ एक एक। तो मेरा अब जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो जाएगा। आप देखो, ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसकी हेल्प से आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी प्रिंट कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वो भी प्रिंट ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक स्लैश को हटा देता हूँ और मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ और मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, मेरे में हो जाता है, ठीक है। ये देखो मेरे में हो रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। बट ऐसा हो सकता है कि आपके में ना हो, तो आप जो है बैक स्लैश की हेल्प से उसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके में ना हो, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो आप वो हो सकता है इससे प्रिंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा बैक स्पेस है कितना इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, स्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं, स्केप सीक्वेंसेस, ठीक है, इन चीज़ों को। तो कभी कभी इस लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप बता के आ सकते हो सारी चीज़ों को। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो डबल कोड तक हमारा कंप्लीट है। अब आता है हमारा व्हाट इज स्कैनएफ। अब स्कैनएफ आ गया कि स्कैनएफ क्या है। जैसे हमारा प्रिंटएफ एक हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, वैसे ही हमारा स्कैनएफ भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। प्रिंटएफ हमारा डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, और हमारा जो स्कैनएफ है वो यूज होता है इनपुट को रीड करने के लिए। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो नॉर्मली फ्रॉम द कीबोर्ड, तो इसको इनपुट को रीड करने के लिए हमारा यूज होता है स्कैनएफ, ठीक है। तो स्कैनएफ क्या करता है, यूजर से इनपुट को लेता है, ठीक है, बस इतना सिंपल है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले स्कैनफ लिखो, फिर ये लगाओ राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और फिर क्या लगाओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड, और यहाँ पे लिखो फॉर्मेट स्पेसिफायर। जिस भी टाइप का आप जो डेटा है वो इनपुट के अंदर रीड करना चाहते हो, लाइक आपने यूजर से इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो इनपुट कराया है, तो आप यहाँ पे %d लगाओगे। अगर आपने फ्लोट टाइप का डेटा इनपुट कराया है तो आप %f लगाओगे। अगर आपने डबल टाइप का करवाया है तो आप %lf लगाओगे। अगर आपने कैरेक्टर टाइप का करवाया है तो %c लगाओगे। तो फिर आप यहाँ पे करना है फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना है। फिर आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से खत्म करना है, और फिर आपको एक सिंगल कॉमा, आपको एक कॉमा लगाना है, और आपको फिर एक ऐसे M% लगाना है। इसे बोलते हैं M%, या फिर इसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसे आप याद रखना M% बोलते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये जो 7 है ना इसके साथ होता है, ठीक है। ये M% होता है, ये लिखना है आपको, और जो भी आपके वेरिएबल का नाम है वो लिखना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी, तो स्टार्टिंग में याद नहीं रहती, बट अब धीरे धीरे जब इसे प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आप कोड लिखने लगोगे, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि एक इंट एज करके हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है एज। अब हम चाहते हैं कि यूजर से उसकी एज चाहते हैं कि भाई वो यूजर जो है एज को इनपुट में दे दे। तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनफ, और ये दोनों लगाएंगे ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज करना है, जैसे कि इंटीजर टाइप का है तो हम %d लगाएंगे, और देन कॉमा, देन M%, ये हमारा M%, और वेरिएबल का नाम एज, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका स्टेट, ये हमारा इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब यूजर के पास एक पावर आ जाती है कि वो प्रोग्राम को इनपुट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से यूजर जो है इनपुट दे देता है। अब आप बोलोगे कि ये परसेंटेज, ये जो M% है ये क्या है, ठीक है। तो इससे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कैनफ के अंदर आप देखोगे एक हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि ये एक्सपेक्टेड डेटा टाइप को बता देता है कि क्या हम एक्सपेक्ट करें डेटा टाइप को, ठीक है। दूसरा आता है हमारा M% एज। तो यहाँ पे जो M% है ना, ये हमारा यूज होता है एड्रेस के कैलकुलेट, मेमोरी के अंदर एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया इंट एज, ठीक है। तो इंट एज से क्या होता है आपको पता है, मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक बॉक्स बन गया होगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया होगा, एक कंटेनर बन गया होगा। तो इस कंटेनर का जो नाम है ना वो हमने एज रख दिया। इस कंटेनर का क्या नाम रख दिया, हमने एज रख दिया। जो भी हम इसको वैल्यू देंगे वो हमारी इस कंटेनर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। बट अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं देना चाहता। अगर मैं यहीं पे वैल्यू दे देता तो इसे पता था ये कहाँ पे स्टोर होना है, तो जाके डायरेक्टली 10 जो है इसके अंदर आ जाता। बट
हम चाहते हैं कि यूजर जो है स्टोर करे, तो यूजर को डेटा भी तो पता होना, यूजर को ये भी तो पता होना चाहिए कि एड्रेस कहाँ है इसका, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट आपको नाम पता है, बट आपको मेमोरी के अंदर एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। तो ये एम परसेंट जो है एड्रेस बताता है। तो आप अगर एम परसेंट एज लिखोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेमोरी के अंदर ये जो एज वेरिएबल है, ये जो एज कंटेनर है, उसका एड्रेस क्या है। तो इस स्कैनफ को एड्रेस की जरूरत होती है, तो वो एम परसेंट लगा देता है, तो इससे उसको एड्रेस मिल जाता है। तो वो जैसे ही एम परसेंट एज लिखता है आप लोग, तो वो इसके एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर आप जो भी इनपुट देते हो वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एम परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एम परसेंट करके उसका प्रिंट भी करना चाहोगे ना, तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं वीएस कोड के अंदर, तो इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसे 2 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, तो हमने एक एज वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। क्या टाइप का है, ये क्या हो रहा है, एज हमने वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने एज को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जो है इसको कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। एम परसेंटेज डी और एज, ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर तो ये सिंपल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, आप देखो। सो ये एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट अगर मैं इसको एक वैल्यू दे दूं, जैसे कि मैंने इसको वैल्यू दे दी 3, तो मेरी क्या प्रिंट होगी, 3 प्रिंट होगी, क्योंकि हमने खुद ही इनिशियलाइज कर दिया उसे 3 से। तो ये हमारा 3 प्रिंट हो गया। बट हम चाहते हैं कि ये जो 3 है ना, ये क्या हुआ होगा यहाँ पर, क्या हुआ होगा, इंट एज से ना मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बन गया होगा, ठीक है। उसका नाम रख दिया होगा एज। और आपने यहाँ पे दे दिया 3, तो ये 3 यहाँ पर स्टोर हो गया होगा। बट ये मेमोरी के अंदर ना किसी लोकेशन पे कंटेनर पड़ा होगा, लाइक 1000 पे, 1001 पे, 1002 पे, या फिर 4 पे, ठीक है, वहां पे पड़ा होगा। अब मैं चाहता हूँ ये कंटेनर जो है ना, इसका एड्रेस मुझे पता चल जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं ना यहाँ पे एम परसेंट लगा दूंगा, और मेरा जो एड्रेस है ना वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, अब ये देखो, ये मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो कंटेनर है ना, उसका एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो गया। 64 लैक्स 22,300, ये मेरे क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, इंटीजर डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ, और मैं यहाँ पे जस्ट कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैंने 55 लिख दिया, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहूंगा ना, जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे अब डी ओ बी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, डी ओ बी के एड्रेस को, ठीक है। तो डी ओ बी का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं, लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, 64,22,300, और इसका एड्रेस क्या है डीओबी का, 64,22,296। ये हमारा डीओबी का एड्रेस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि एड्रेस कैसे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से एड्रेस जो है वो प्रिंट होते हैं। और आप इस एम परसेंट से जो है एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का। तो अब स्कैनफ के अंदर एम परसेंट इसके लिए लगाया जाता है कि हमें क्या मिल जाए, एड्रेस मिल जाए। क्लियर है। अभी हमने एम परसेंट को अभी यूज नहीं किया, करके देखेंगे, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। एम परसेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन सब के बारे में आपको बता दिया मैंने। टेकिंग एन इंटीजर, अब हम क्या करेंगे, एक इंटीजर को लेंगे, ठीक है। तो इंटीजर को अगर आपको इनपुट में लेना है तो कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन लिख दिया। फिर आपने एज वेरिएबल बनाया, लिखा आपने एंटर योर एज। यहाँ पे आपने डबल कुछ भी दे दिया, ठीक है। ये तो डायरेक्टली प्रिंट होना है, प्रिंट एफ है, ठीक है, ये आपका प्रिंट होगा। और नीचे आपने लिखा है स्कैन एफ और परसेंट डी एंड एम परसेंट एज। अब यहाँ पे जो भी आप इनपुट दोगे, ये आपका एज वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर आपने प्रिंट टैब से एज को प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आई थिंक इस तरीके से जो है आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं आपको यहाँ पे कोड करवा दूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इन सबको हटा देता हूँ, बस एज को रखता हूँ, ठीक है। सबको यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया हमने, इंट एज, ठीक है। ये मेरा जो है कैप्स लॉक पता नहीं बार बार दब जाता है, नया कीबोर्ड है, ठीक है। ये हमने एज लिख दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर योर एज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर, आप भी साथ में करते रहो तो सही रहेगा, ठीक है। एंटर योर एज, और यहाँ पे जो है यूजर अपनी एज को एंटर कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मतलब वो बना दिया कि जैसे क्वेश्चन आएगा एंटर योर एज, वरना आप बिना इसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लिखेंगे स्कैन एफ, इसे थोड़ा अलग लाइन में लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हम लिखेंगे स्कैन एफ, अरे भाई स्कैन एफ, और इसके अंदर लगाएंगे सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये आपको लगाने ही होते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर भी ये चल रहा था, इसके अंदर भी ये चल रहा है। और हमें किस टाइप का डेटा इनपुट करवाना है, हमें
इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट करवाना है। इसके बाद हमें किस वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाना है, एज के अंदर इनपुट करवाना है। एज के अंदर कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एज की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो मेमोरी लोकेशन हमें एम्परसेंड से मिलती है और एज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा कि जो भी डेटा एंटर होगा वो हमारा एज के मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो है प्रिंट करवाएंगे एज को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि योर एज, ऐसे लिख देते हैं, ग्रेट भाई, ग्रेट योर एज इज, भाई नया एज, और यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे लिख देते हैं एज। तो ये जो हमारा है ऐसे प्रिंट होगा, सबसे पहले आएगा एंटर योर एज, तो आप यहाँ पे अपनी एज एंटर करोगे किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, और फिर प्रिंट होगा ग्रेट योर एज इज, जो भी आप एज एंटर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो क्या रहा है हमारा, एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पे लाइक 22 डालता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर क्रैश करता हूँ। तो ये देखो ये क्या आ रहा है, ग्रेट योर एज इज 22। तो मजा आ गया भाई, हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब हम फ्लोटिंग इनपुट लेना चाहते हैं, कि फ्लोट टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, कुछ नहीं है, फ्लोट टाइप का मैंने वेरिएबल बना लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक भाई, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लिया मैंने डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नाम रख दिया उसका। और ये डेसिमल टाइप के वेरिएबल को जो है मैं इंसर्ट कराऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे हम किसी की ना भाई टेंथ की परसेंटेज पूछ लेते हैं, एंटर योर टेंथ परसेंटेज, ठीक है। तो ये टेंथ की परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करवाएंगे, पहले ये जो स्कैनफ है ये देखो, यहाँ पे स्कैनफ जो है, अब हम अगर यहाँ पे डालेंगे, आप ही सोचो कि यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, पहले ऐसे प्रिंट होगा एंटर योर एज, और फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा एंटर योर टेंथ परसेंटेज, ठीक है। बट हमें इनपुट देने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, परसेंटेज के बाद मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ को उठाना पड़ेगा, ठीक है, और एज के बाद डालना पड़ेगा, तो एज के बाद आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले हम एंटर योर एज करेंगे, और यहाँ पर हमारी जो स्कैनफ है वो एज को ले लेगा, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रिंट एफ एंटर योर टेंथ परसेंटेज, तो यहाँ पर क्या आएगा कि टेंथ की परसेंटेज हमें एंटर करनी है, तो स्कैनफ, और इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा एफ यूज होगा, क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा लेना है हमें। डेटा हमें फ्लोट टाइप का कहाँ पे स्टोर करना है, हमें डेसिमल नाम का हमारा वेरिएबल है, उसकी लोकेशन पे स्टोर करना है, तो हमने ये लिखा, तो ये आ गया, ठीक है। और ये जो हमारी एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद उसकी जो परसेंटेज है वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो लिखेंगे ये, और लिखेंगे योर टेंथ परसेंटेज इज, और यहाँ पे जो उसकी परसेंटेज है वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो परसेंटेज का क्या नाम था हमारा, डेसिमल, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, और इसे रन भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो, कंपाइलेशन फेल्ड एरर कुछ आ रहा है, ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या एरर आ रहा है। एरर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। इंट एज फ्लोट डेसिमल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनफ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे हमने एक सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो इसका एक एरर आ रहा है, देखो आप यहाँ पे हमने इसके बाद एक सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो प्रोग्राम आप ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप मीम्स भी देखने लगोगे, अभी आप जैसे स्टार्ट हो रहे हो, अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तो यहाँ पर हमने एक सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो यहाँ पे जो भाई ये ना कंपाइलर वो पागल हो गया कि भाई एक सेमी कॉलन नहीं है इसके अंदर, आपने गलत सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो वो उसने एरर दे दिया। अब हमने सेमीकोलन लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, और ये हमारा चल जाएगा, ये देखो चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एरर आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट आपको डिबग करना आना चाहिए कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कि एंटर योर एज, तो मैं लिखता हूँ 22। अब आया टेंथ की परसेंटेज बताओ, तो मैंने लिख दी 88, ठीक है। तो अब देखो मैंने दोनों इनपुट दे दिए, पहले मैंने लिखा, और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट देना है, तो मैंने 88.8 लिख दिया, लाइक, ठीक है। एज दे दी, और मैंने टेंथ की परसेंटेज दे दी, और मैं एंटर करूंगा तो मेरा ये वाला देखो, ये देखो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन बाय लाइन। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, आया हमारे पास क्या, एंटर योर एज, तो हमने यहाँ पर जो है एज को एंटर कर दिया, तो ये स्कैनफ ने क्या किया होगा, जो भी हमने एंटर किया उसे रीड कर लिया होगा, यहाँ से रीड कर लिया। फिर प्रिंट हो गया प्रिंट एफ, ये प्रिंट हो गया एंटर योर टेंथ परसेंटेज। फिर ये वाला जो स्कैनफ है उसने परसेंटेज को रीड कर लिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, तो ये वाला जो है ना, ये वाला ग्रेट योर एज इज इतनी, ये प्रिंट हो जाएगी, और ग्रेट योर योर परसेंटेज टेंथ इज इतनी, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने एंटर किया, तो ये देखो दोनों चीजें प्रिंट हो रही हैं। सबसे पहले ग्रेट योर एज इज 22 प्रिंट हो रहा है, और फिर आ रहा है योर टेंथ परसेंटेज इज 88.8, और यहाँ पे समथिंग समथिंग आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पे कोई भी बैक स्लैश एन नहीं दिया फॉर्मेट के लिए, तो मैंने बैक स्लैश एन दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो जाएगा और मस्त आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक 55 55.55, तो ये देखो
ये देखो दोनों चीजें लाइन ब्रेक होके आ रही है, मस्त, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। और करके देखो, ठीक है, अभी करके देखो तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। हमने उसको ले लिया, फ्लोटिंग पॉइंट को ले लिया। अब एक डेसिमल ले, अब एक कैरेक्टर ले लेते हैं। तो कैरेक्टर में क्या है, कैरेक्टर में एक छोटी सी चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो कैरेक्टर के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे लाइक वर्ड, ठीक है, वर्ड नाम का हमने ले लिया, उसे हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट एफ ये ठीक है, और स्कैन एफ ये ठीक है। अब हम तो यहाँ पर क्या करा लेते हैं ना कि किसी भी यूजर का कोई एक फेवरेट कोई भी लेटर हो उसे एंटर करवा लेते हैं, एंटर योर, एक ग्रेड एंटर करवा लेते हैं, ग्रेड, ठीक है, एंटर योर ग्रेड। तो ग्रेड यहाँ पे एंटर कर देगा वो, ठीक है। तो ग्रेड ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें स्कैन एफ का यूज करना पड़ेगा। तो हमने लिखा स्कैन एफ और डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी आएगा क्योंकि कैरेक्टर टाइप का डेटा चाहिए। और हम लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, जो भी हमारा उसका नाम है वेरिएबल का, वो क्या है, वर्ड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो स्कैनफ आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्रेड भी हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा के लाइन ब्रेक कर देते हैं, और भाई अच्छे से जो ग्रेड है वो भी प्रिंट करवा देते हैं कि ठीक है भाई आपकी ग्रेड अच्छी है, गुड, योर ग्रेड इज, ठीक है। और जो भी ग्रेड है सी, और यहाँ पे जो ग्रेड है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। किस क्या था, वर्ड, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हमने तीनों चीजों का इनपुट लेना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको जो है एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, आप देखो यहाँ पे एक ना एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा इधर भेज दिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना था, आगे नहीं लगाना था, ठीक है। तो अब एरर नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ नहीं है, ये हमने कंपाइल किया, रन किया, और ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। एंटर योर एज 22 और 10% 55.5 डाल दी, ठीक है। तो ये देखो, अब हमने यहाँ पे ये भी तो ले भाई, हमारा जो ग्रेड है उसका भी तो इनपुट लो, ग्रेड का क्यों नहीं ले रहे इनपुट। ठीक है, मैंने आपको बताया ना सी के अंदर एक स्पेशल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा कैरेक्टर वाला है ना स्कैनफ, ये क्या करता है कि जो हमारे पहले वाले इनपुट्स का जो व्हाइट स्पेस होता है, जो स्पेस होता है ना स्पेस, उसको एज अ इनपुट ले लेता है, ठीक है। और उसी को प्रिंट करवा दिया, देखो इसने व्हाइट स्पेस को प्रिंट करवाया, कुछ नहीं प्रिंट करवाया, ठीक है। तो उसी को एज अ इनपुट ले लेता है और उसी को प्रिंट करवा देता है, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस को एज अ इनपुट ले लेता है। तो वो मिस्टेक ना हो, इसी के लिए हम क्या करते हैं ना, ये परसेंटेज के पहले ना एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो बस एक स्पेस ले लोगे ना तो सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। यहाँ पे एंटर योर एज 22 लिखा, और परसेंटेज 55.5 लिखी, और मैंने एंटर किया, पूछ रहा है एंटर योर ग्रेड। क्यों, क्योंकि हमने पहले की स्पेस लगा दिया। तो अब स्पेस लगा दिया ना, तो वो जो पहले वाला इनपुट है ना, उसे एज अ पहले वाले जो इनपुट का व्हाइट स्पेस है, उसे एज अ इनपुट वो नहीं लेगा, ठीक है। इसे समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस इतना समझ लो कि आपको जब भी आप जो यूज करते हो कैरेक्टर टाइप का कोई भी डेटा टाइप, जब आप उसे इनपुट लेते हो तो आपको एक स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। पहले आपको एक स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ग्रेड देता हूँ ए, तो देखो तीनों चीजें मेरी प्रिंट हो रही हैं कि ग्रेड योर एज इज 22, योर 10% इज दिस, एंड गुड योर ग्रेड इज ए, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं। अभी मैं आपको ये अलग से समझाता हूँ, इन सबको क्या कर देता हूँ अभी, इस बस ये जो ग्रेड है ना इसको छोड़ देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, स्पेस नहीं लगाता, अभी मैं स्पेस नहीं लगाता, ठीक है। तो ये एज अ वाइट स्पेस, जो हमारी स्पेस बार होता है, खाली स्पेस होती है, उसको भी एज अ इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे चलाता हूँ, मैंने ये चलाया। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर योर ग्रेड, तो मैं ग्रेड ए डाला और ये मेरा चल गया, ठीक है, गुड योर ग्रेड इज ए। अब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे एक और बार करता हूँ, और मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई, मैंने स्पेस बार दबा दिया, और मैंने इसको एज अ इनपुट स्पेस ही दे दी, ठीक है। स्पेस बार दबा दिया, तो देखो यहाँ पे स्पेस बार ही उसने एज अ इनपुट में ले लिया, और स्पेस बार से मतलब जो फाइट स्पेस थी उसी को चला दिया, जिसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्पेस बार दबा दिया और एंटर कर दिया। तो देखो एज अ स्पेस बार को एज अ इनपुट में ले लिया वाइट स्पेस को। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेस पहले से देके रखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि ये प्रॉब्लम ही ना आए, इसे हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर स्पेस बार दूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंटर करूंगा तो देखो ये चल ही नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे ग्रेड देता हूँ ए, और देखो अब चल गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि क्यों हमें स्पेस देनी है। डायरेक्टली ये चीजें ना मतलब हम भी पढ़ रहे थे तो नहीं बताया था ऐसा कि आपको स्पेस देनी होती है। बट जब आप यहाँ पे कोड करते हो, जब आपको पता चलता है कि हाँ क्यों स्पेस देनी है, जब आप दो तीन इनपुट साथ में लेते हो प्रोग्राम के अंदर, तब आपको पता चलता है कि हाँ क्यों स्पेस आपको लेनी है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि स्पेस यहाँ पे आपको क्यों लेनी है, और क्यों मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कैरेक्टर के बारे में अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर है, हमने सबके इनपुट लेके देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। फ्लोट का हो गया और कैरेक्टर का हो गया। डबल में क्या होता है, एल एफ लेते हैं, एज अ इनपुट में क्या लेते हैं, एल एफ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ही बड़ी वैल्यू लेनी है, और डबल के अंदर क्या होता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ना सिक्स सिक्स प्रेसिजन आते हैं, ठीक है, बट आपको सिक्स से भी ज्यादा प्रेसिजन चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ,
और जो परसेंटेज है ना उसको 6 से ज़्यादा प्रिसीजन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एज के अंदर 55 और परसेंटेज के अंदर लिख दिया मैंने 44.444444 इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी फ्लोट के अंदर, ठीक है, और एंटर किया और ग्रेड लेती मैंने, मैंने ग्रेड लिख दी अपनी ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 444 कितने लिखे हैं, बट जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ फ्लोट को तो ये देखो ना इतने सारे 4 नहीं आएंगे, सिर्फ 6 4 आएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये आया सिर्फ 5 4 आया और एक 5, मतलब इसने राउंड ऑफ कर दिया, इसने इतने ज्यादा प्रिसीजन नहीं दिया इतना सारा। तो अगर मुझे प्रिसीजन ज्यादा चाहिए तो मुझे डबल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वेरिएबल डबल, डबल से, ठीक है। डबल का हम ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, डबल का जैसे कि यहाँ पे प्राइस करके कुछ बना लेते हैं, ठीक है, इनकम करके बना लेते हैं, इनकम, ठीक है। इनकम करके एक हमने वेरिएबल बना लिया और उसको एज अ इनपुट ले लेते हैं। तो एंटर योर इनकम, और यहाँ पे एलएफ का यूज करते हैं डबल को एज अ इनपुट लेने के लिए, और यहाँ पे हमें इनकम कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने ये कर लिया और यहाँ पे प्रिंट करवाना है इनकम को, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट करवाने के लिए भी एलएफ को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अभी ऐसे आप बोलोगे कि पूरा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसे प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, सॉरी डबल नहीं, हमारा इनकम है ना कीवर्ड, ठीक है। तो इसे प्रिंट करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे एज देता हूँ 22, परसेंटेज देता हूँ 55.5, ठीक है, फ्लोट ही है तो ज़्यादा नहीं देते। ग्रेड दे देता हूँ ए, और अब मुझसे पूछ रहा है इनकम, तो इनकम थोड़ा ज़्यादा प्रेसिजन में देते हैं, 55.555555। तो आप बोलोगे भैया क्या पूरा प्रिंट होगा, तो देखो ओ यहाँ पे तो पूरा प्रिंट हुआ ही नहीं, ये देखो 555 5 बार आया और छठा 6 आ गया और 6 बार ही प्रिंट हुआ। तो डबल का फायदा क्या हुआ, यहाँ पर एक बार एन नहीं लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डबल का फायदा क्या हुआ, क्योंकि प्रिसीजन तो उतना ही है, 6 ही डिजिट आ रही है, उससे ज्यादा आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे ना एल की जगह पे आप प्रिंट करने के लिए और भी आप मतलब यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंटेज डॉट, और मुझे चाहिए प्रिसीजन 12 डिजिट का, तो मुझे 12 डिजिट का प्रिसीजन मिल जाएगा। अभी देखो मैंने एज लिखी 55 और 10th की परसेंटेज 12 और ग्रेड दे दिया ए, और डबल में इनकम में दे देता हूँ 55.22222 इतनी सारी, ठीक है। तो मुझे 12 डिजिट तक का चाहिए, तो मैंने वहां पे लिख दिया है। अब मैं एंटर करूंगा तो देखो मुझे 12 डिजिट तक मिल गया, ये मेरे 12 डिजिट यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो आप इस तरीके से जो है डबल की हेल्प से ज़्यादा प्रिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सबके इनपुट कैसे लेने हैं वो बता दिए, ठीक है। अब अपना कोई अलग अलग चीज़ों को यूज़ करो, तिकड़म लगाओ और उनसे जो है इनपुट लो और प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। जैसे कैलकुलेटर बना के देखो कि दो इनपुट लो, उन पे जो ऑपरेटर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे उन्हें परफॉर्म करवाओ, और जो रिजल्ट है उसे यूज़र को दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। आई थिंक आपको सब चीज़ें क्लियर हैं। इसके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं इतने सारे हैं, अगर आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो तो सी है, अगर आप शॉर्ट इंट का यूज़ कर रहे हो, अभी आपके लिए जो है ऊपर के 4 ही इंपॉर्टेंट है, बट आप आगे शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट इन्हें पढ़ोगे तो आप इनका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर मैंने आपको जो इनपुट है अच्छे से क्लियर कर दिया। अब बस यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 3 प्रोग्राम मैं आपको समझाऊंगा और तीनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप मतलब लाइक आपका दोस्त कहीं और से पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप इन प्रोग्राम से जो जो है ना उसे मतलब पूछ सकते हो कि भाई ये प्रोग्राम करके दिखा दे, अगर तूने पढ़ लिया ऐसी, है ना, तो वो आपको आप देखोगे कि वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो बिगिनर है तो मुश्किल ही होगा, बट आगे कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा प्रोग्राम नंबर 1, टेक नेम। अब हमने यहाँ पर क्या किया, आप ही देखो कि हमने यहाँ पे एज ले ली, परसेंटेज ले ली, ग्रेड ले ली, इनकम ले ली, सब चीजें ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम नेम लेना चाहते हैं, एंटर कराना चाहते हैं नेम, तो कैसे कराएंगे भैया, नेम को कैसे एंटर कराएंगे। नेम को एंटर कराने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग होता है, बट सी के अंदर ऐसे कुछ स्ट्रिंग है ना, अलग से कुछ है नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे कैरेक्टर की हेल्प से ही जो है स्ट्रिंग को बनाना होता है, ठीक है, सी के अंदर। कैसे बनाओगे वो मैं आपको आप बताने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, अगर आपको लाइक ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मैं अगर पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ तो वो चीज़ अच्छे से मैं समझा दूँ स्टूडेंट को, कि उसे आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि हम लोगों को सच में प्रॉब्लम आई थी कि टीचर्स ने ये सब चीज़ें बताई ही नहीं थी कि अगर हमें नेम को प्रिंट कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं, नेम को इनपुट में लेना है तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अब आप डायरेक्टली प्रिंट एफ से तो प्रिंट करवा सकते हो अपने नाम को, बट आप एज अ इनपुट लेना चाहते हो किसी से नेम को और फिर उसे प्रिंट कराना चाहते हो तो कैसे कराओगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सो फार वी कैन हैव टेकन नंबर्स को हमने ले लिया यूजर से, बट अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, लाइक एंटर योर नेम कृष्णा, तो कैसे प्रिंट होगा। तो उसको हम ना ऐसे
अलग अलग नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये देखो कि ये जो है हमारा मल्टीपल कैरेक्टर से मिलके बन रहा है, KRISHNA। तो के हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है, आर हमारा एक कैरेक्टर है, आई हमारा एक कैरेक्टर है। तो नाम हमारा जो है कैरेक्टर से मिलकर बनता है। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है ना, उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, वो स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर अगर हमें एज अ इनपुट चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर नेम, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं, ठीक है। अब एरे क्या होता है? एरे हम आगे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एरे आप यहाँ पे समझो कि एरे हमारा ना डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर होता है कि जैसे हमारा एक कैरेक्टर है ना, सी, अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर को मिला दें और उसे एक जगह रख दें तो उसे एरे कहते हैं। अगर हम बहुत सारे इंटीजर को मिला दें और एक जगह रख दें तो उसे एरे कहते हैं। मतलब क्या? ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स, ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स, या फिर आप कह लो ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं? एरे। अगर आप बहुत सारे नंबर को मिलाकर एक जगह रखना चाहते हो तो उसे एरे कहते हैं। अगर आप मतलब बहुत सारे नाम को, अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर को मिला के एक जगह रखना चाहते हो तो ऐसे एरे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्लास के अंदर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो आप सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स तो नहीं बनाओगे, आप उसको क्या करोगे? एक एरे के अंदर स्टोर कर दोगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सब समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप समझो कि कैसे आपको नाम को एज अ इनपुट लेना है और प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं। अगर आपको एरे बनानी होती है ना, तो आप कैसे लिखते हो? कैर कीवर्ड का यूज करते हो, कैरेक्टर टाइप का हमारा एरे बनने वाला है, और अपने एरे का नाम देते हो नेम, और आपके एरे का साइज क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखते हो ना कैर नेम और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 50, क्या होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी जो कंप्लीट मेमोरी है उसके अंदर 50 लोकेशन ऐसे साइड बाय साइड, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, वो क्या हो जाती है? असाइन हो जाती है, ठीक है। और उनको अलग अलग लोकेशन मिल जाती है, ऐसे जो है असाइन हो जाती है मेमोरी के अंदर। तो उनके अंदर जो है आप क्या करते हो कि पहले के रखवा लोगे, फिर आर रखवा लोगे, फिर आई रखवा लोगे, एस रखवा लोगे, अपना पूरा नाम रखवा सकते हो, ठीक है। तो मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर की हम हेल्प से जो है ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे 50 क्या है? हमारे जो साइज है, ठीक है, स्पेस है हमारे कैरेक्टर के लिए। हम मतलब नेम का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 50 से ज्यादा जो साइज का नेम जो है उसे एज अ इनपुट या फिर आउटपुट में जो है प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसे प्रिंट कैसे करवाना है उसका एक बार कोड देख लो, ठीक है। कोड मैं आपको अभी समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे एक बार देखो कि यहाँ पे वही हेडर फाइल को यूज करना है, मेन फंक्शन, और यहाँ पे आपको जो अपना एरे है जो उसे आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का आपका एरे है, नेम आपके एरे का नाम है नेम, और आपके एरे का साइज है 50, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले नेम को एंटर करवाना है। तो आपने प्रिंट एफ में लिखा एंटर योर नेम, और यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा है? स्कैन एफ परसेंटेज 49s और नेम, ठीक है। तो यहाँ पे 49s क्यों लिखा है? क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ऐसे एस लिख दोगे ना तो ये 50 साइज का इनपुट ले सकता है। ये क्या ले सकता है? 50 साइज का इनपुट ले सकता है। बट आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज 49s। क्यों? क्योंकि आपका ये जो एरे होता है ना, एरे के अंदर ये जो एक लास्ट वाला साइन होता है ऐसे परसेंटेज /0, ये हमें बताता है कि एरे यहाँ पे खत्म हो गया। तो एरे के अंदर ये जो लास्ट वाली पोजीशन होती है, लास्ट वाला एलिमेंट होता है, वो हमारा फिक्स है कि यही रहना है। तो आप सिर्फ 49 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो 50 अपने साइज का एरे लिया है तो। अगर आपने 20 साइज का एरे लिया होता तो आप सिर्फ 19 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते, क्योंकि एक हमारा ये वाला जो नल कैरेक्टर है वो हमारा पहले से स्टोर रहता है, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसके लिए 49s लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे M% का यूज नहीं करते आप। M% का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे आप एरे का यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज नहीं कर रहे हो, तो आप एरे के अंदर M% नहीं लगाते हो। बस आप इतना याद रखो, ठीक है। फिर आता है हमारा, आपको डायरेक्टली अपने जो नेम है उसे प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ हेलो परसेंटेज एस और जो नेम है वो लिखकर प्रिंट एफ आपका जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप ट्राई करना कहीं किसी से पूछ कर, ठीक है, कि उसे आता है या नहीं आता, ठीक है। शायद आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो आप बता सकते हो उसे, ठीक है, कि कैसे कोई नेम को जो है सी के अंदर, C++ वगैरह के अंदर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सी के अंदर प्रिंट कराना अच्छी बात है, ठीक है। मतलब अच्छी बात मतलब यूनिक थोड़ी अलग बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर जाऊँ और सारी चीजें सेम है, जस्ट मैं यहाँ पे एक नेम टाइप का एक क्या बना लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का बनाना है, ठीक है, जो एरे है। इंटीजर टाइप का भी बना सकते हो, हर टाइप का बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने कैरेक्टर टाइप का नेम एरे बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने साइज दे दिया लाइक 50 100, जैसे हम यहाँ पे 100 दे देते हैं, ठीक है। तो 100 साइज का बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा? मेमोरी के अंदर ऐसे एक जगह बन गई होगी जिसके अंदर 100 जो लोकेशंस हैं वो हमारी यहाँ पे डिक्लेयर हो गई, ठीक है, मतलब हो गई कि ये जो है यहाँ पे डेटा आने वाला है, ठीक है। उनका नाम रख दिया होगा नेम, और सबकी अलग अलग लोकेशन होगी, ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर से नेम को इनपुट में लेना है, तो हमने लिखा printf और यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। अब इसके लिमिटेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दे दिया, यूजर यहाँ पे नेम जो है एंटर कर देगा। अब स्कैनएफ में क्या करना है आपको, स्कैनएफ में कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी हम फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाते हैं वो लगाया हमने, ठीक है। अब हमारा जो 100 का है तो आप 99 लगा लो, या फिर वैसे कोई 100 नाम का तो होगा ही नहीं भाई, 100 तक तो आप डायरेक्टली एस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम मतलब अच्छी प्रैक्टिस को यूज करें तो आप 99 लगाओ और फिर एस लिखो, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर ऐसे कॉमा लगाना है और जो भी आपके एरे का नाम है वो आपको लिख देना है कि यहाँ पे जाके जो है डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपको सेमी कॉलन लगा देना है, तो यहाँ पर जो है यूजर एंटर कर पाएगा अपना नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे करना है प्रिंट एफ, और जो भी आपको प्रिंट कराना है लाइक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और एस लिखा, और आपका जो एरे है वो आपने लिख दिया, ठीक है। तो आपका नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इतना छोटा सा कोड है, इतना छोटा सा कोड है, अगर आपको नेम को अपने को एज अ इनपुट लेना है और प्रिंट करवाना है। तो ये देखो मैंने कंपाइल एंड रन किया, ये मेरा यहाँ पे रन हो रहा है, रन हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कृष्णा और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो कृष्णा मेरा भाई यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो नेम आराम से प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको नेम को एज अ इनपुट लेकर और प्रिंट कराना सिखा दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें लिमिटेशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंपाइल एंड रन, और भाई मैं अपना चाहता हूँ भाई कृष्णा, क्या पूरा नाम लिखना चाहता हूँ, कृष्णा शर्मा, ठीक है, और मैं करता हूँ एंटर, तो ये देखो, ओ भाई यहाँ पे ये क्या हो गया, सिर्फ कृष्णा आ गया, शर्मा कहाँ गया, शर्मा कहाँ गया, ठीक है। कृष्णा क्यों प्रिंट हुआ, तो इसकी लिमिटेशन है कि आप यहाँ पे ना व्हाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी व्हाइट स्पेस का यूज किया तो वहां पर वो मानेगा कि यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया, यहाँ पे नल कैरेक्टर आ गया, क्या आ गया, नल कैरेक्टर आ गया, और यहाँ पर हमारी जो ये एरे है वो यहीं पे खत्म हो गई और यहीं तक जो है ये प्रिंट करवाएगा। इसके बाद जो है ये प्रिंट नहीं करवाता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब इसके अलग अलग केसेस हैं कि आप इस लिमिटेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इफ एफ गेट फंक्शन होता है उसका यूज कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझो कि अगर आपको सिंगल कोई भी एक मतलब नाम जो है वो प्रिंट करवाना है, लाइक कुछ भी आपका नाम है, नमन, धमन, दमन, ठीक है, वो आप प्रिंट करवा सकते हो भाई, ठीक है। कितना बढ़िया हो गया, आपने अपना नेम प्रिंट करवा लिया। अब याद रखना कि ये जो है स्पेस को एज अ नल कैरेक्टर मानता है और भाई वो प्रिंटर नहीं होने देता। तो ये क्या है कि ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लिमिटेशन ऑफ परसेंट एस, ठीक है। सो यहाँ पे इसका ये लिमिटेशन है और एफ गेट की हेल्प से जो है ये ठीक हो सकता है, ठीक है। बस हमें बस इतना बताना था, इतना मैंने आपको बता दिया और आपको इससे आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ कि आपको जो है नंबर्स को इनपुट में लेना है और आपको जो रिजल्ट में जो है टोटल आपको ये करवाना है, ठीक है। इनपुट में आपको 5 सब्जेक्ट के जो नंबर्स हैं उनको लेना है, आपको जो उनका टोटल कैलकुलेट करना है, मतलब आपको उन पांचों सब्जेक्ट का जो नंबर्स है उनको ऐड करो, ठीक है, और उसे प्रिंट करवाओ और फिर उस टोटल की हेल्प से परसेंटेज निकालो, ठीक है, और फिर परसेंटेज को प्रिंट कराओ और रिजल्ट को डिस्प्ले, मतलब कि इन दोनों को जो है डिस्प्ले करवा दो, टोटल को और परसेंटेज को। सो आई थिंक आपको इतना तो आता ही है, ठीक है, बहुत ईजी है यार। मैं यहाँ पे कोड समझा देता हूँ, करके दिखाऊंगा तो वही लेक्चर लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर्स तो मैंने बता ही दिए हैं कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे 5 वेरिएबल बना लो पहले, M1 M2 M3 M4 M5, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम रखो, यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम रखो फ्लोट तक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये भैया ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कॉमा के साथ, तो हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको भी थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लोट, और मैंने सब्जेक्ट के मुझे नाम देने हैं, ठीक है। तो मैंने पहला वेरिएबल बनाया मैथ्स। अगर मुझे इसी टाइप के फ्लोटी टाइप के और वेरिएबल्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे दूसरा नाम लिख दूंगा साइंस, ठीक है। और मैं साइंस के बाद एसएस, ठीक है, और तीसरा क्या दें, तीसरा हिंदी, ठीक है, और फिर क्या दें, इंग्लिश, ठीक है। ये हमने 5 जो है वो बना लिए, ठीक है, वेरिएबल बना लिए सब्जेक्ट्स के। अब हमें और वेरिएबल बना लें, लाइक हमें एक और बनाने, फ्लोट टाइप के बनाने, हमें एक बनाना है परसेंटेज, ठीक है, और एक हमने बनाना है टोटल, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है जिसे प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ये काम किया। अब यूजर से हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। तो यूजर से हमें इनपुट लेने के लिए इसे ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यूजर से इनपुट भाई अच्छा से लेना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी, ठीक है। अच्छा सा प्रोग्राम बनाना हमेशा कि प्रिंटफ करके एंटर योर मैथ्स मार्क्स, तो वो क्या करेगा, मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो इनपुट में देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथ वेरिएबल आपने बनाया था इसके अंदर जो है इनपुट जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। ऐसे ही आपको जो है सबके मार्क्स जो है वो प्रिंट करवा लेने हैं, ठीक है। जैसे टोटल निकाल लो, तो आपने जो टोटल वेरिएबल था ऊपर ही डिफाइन कर दिया था, टोटल इज इक्वल टू लिख दो सबके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, लाइक मैथ्स, ठीक है,
प्लस इंग्लिश, ठीक है, प्लस हिंदी, प्लस एसएस और प्लस साइंस, ठीक है। सबके मार्क्स को क्या करवा लिया हमने, ऐड करवा लिया, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, टोटल के अंदर आ गया, प्रिंट हो गया। फिर क्या करवा लो, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज बहुत सिंपल है, ठीक है। परसेंटेज लिखो, इज इक्वल टू करो, परसेंटेज में कुछ नहीं, जो टोटल है और डिवाइड कर दो कितने से, 5 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो होता है परसेंटेज, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इसके इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज साइन को प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाओगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया होगा, ये ऐसे जो है डिवाइड हो जाएगा और ये जो है 100 से मल्टीप्लाई हो गया, आपकी परसेंटेज आ गई। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट एफ और योर टोटल मार्क्स इज डी, क्योंकि वो तो, हाँ एफ है ना, सारे हमने फ्लोट बना रखे हैं, ठीक है। तो ये और जो हमारे टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हम इसी को भाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम योर परसेंटेज, योर परसेंटेज और यहाँ पे एफ, और हम चाहते हैं कि परसेंटेज के बाद ना, मतलब क्या है कि परसेंटेज के बाद ऐसे परसेंटेज का साइन आए भाई, ठीक है। और फिर परसेंटेज हमारी जो है प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। अब अगर मुझे परसेंटेज का जो है ना साइन प्रिंट कराना है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज का साइन प्रिंट कराऊंगा तो वो प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। अभी ऐसे इतने सारे मार्क्स का इनपुट लेने के बाद फिर मैं आपको बोलूंगा कि वापस करते हैं तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं इसे क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट अभी करेंगे इसे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिखता हूँ और मैं ना ये परसेंटेज का साइन जो है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो देखते हैं वो प्रिंट होता है या नहीं होता। तो ये जो देखो परसेंटेज का साइन है ना, प्रिंट नहीं होता। ये देखो परसेंटेज का साइन प्रिंट नहीं हो रहा, कुछ एरर आ रहा है, परसेंटेज का साइन प्रिंट नहीं हो रहा। अगर आपको परसेंटेज का साइन प्रिंट कराना है ना, तो क्या करना पड़ता है, 2 बार परसेंटेज का साइन लिख दो तो एक बार जो है प्रिंट हो जाएगा। ये देखो एक बार प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे भी 2 बार परसेंटेज का जो है साइन लगाना पड़ेगा, तभी एक बार जो परसेंटेज का साइन है वो आएगा, ठीक है। दिक्कत तो कोई होगी नहीं, ठीक है। इसे अनकमेंट कर देते हैं। अब इसे रन करा के देखते हैं, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अब देखो एरर क्यों आ रहा है भाई, ठीक है, कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है। हमने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि सारे के सारे प्रिंटफ के अंदर जो है सेमीकोलन ही नहीं लगाया, ठीक है। ये देखो सारे सेमीकोलन हमने ऐसे कर दिए। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हमने लिख लिया। अब इसे जो है रन करा के देखते हैं। तो रन कराने में हमने यहाँ पे 55 मार्क्स एंटर करे, 44 एंटर करे, अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स 77, हिंदी के मार्क्स 55 और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये 253 दोनों में आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, कुछ गलत कर दिया होगा। अब देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, हमारा कोड सही चल रहा है, बट हमारे यहाँ पे ना कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे परसेंटेज जो है गलत आ रही है। तो परसेंटेज गलत क्यों आ रही है, हमें वो चेकआउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे चेकआउट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें एक बार प्रोग्राम को वापस देखना है। इसे कहते हैं डिबग करना, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। ये हमारा क्या है, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर होता तो कंपाइलर ढूंढ लेता उसे, कंपाइलर हमें बता देता। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा लॉजिकल एरर है कि हमारी ये कोई यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो परसेंटेज के नीचे साइन क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है, ठीक है। परसेंटेज हमें लिखना है यहाँ पे, क्यों हमें परसेंटेज को प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम टोटल प्रिंट करा रहे थे दोनों में। तो इसे क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि फिर से हमें मार्क्स मांग रहा है, 24, 55, 12 एंड 77। तो यहाँ पे अब परसेंटेज कुछ गलती आ रही है। कोई नहीं, हमने परसेंटेज का फॉर्मूला गलत लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने परसेंटेज का फॉर्मूला ही गलत लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें यहाँ पे लगाना है टोटल और डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे, 5, ठीक है। और 5 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना टोटल अपॉन, नहीं, 5.0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगी परसेंटेज, ठीक है। तो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। वापस से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है 55, 44, 55, 12, 77। तो देखो अब हमारे सब सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए और यहाँ पे हमारी परसेंटेज प्रिंट हो गई। और आप देख रहे हो ये जो हमारा परसेंटेज का साइन है वो भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अब आपको कोड लिखना आ गया, अब आप कुछ भी काम कर सकते हो। अब आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ और उससे जो है उसका एरिया निकाल के दिखाओ। ये सारी चीजें आप कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने 2 प्रोग्राम अब तक कर लिए। आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी। मैं कुछ भी ऐसे काट नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों एरर आते हैं, क्यों ऐसे एरर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमारा एरर था
कि हमने टोटल लिखा हुआ था परसेंटेज की जगह पे, फिर हमने जो लॉजिकल एरर था कि हमने परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वही गलत लिखा हुआ था, ठीक है। फिर अब क्या आया, हमारी परसेंटेज आ गई, टोटल आ गया, सब कुछ अब ठीक आ रहा है, ठीक है। पहले हमने सिंटेक्स एरर देख लिया, फिर लॉजिकल एरर देख लिया, ठीक है। नहीं, पहले हमने देखा सिंटेक्स एरर, फिर देखी हमारी ह्यूमन की मिस्टेक कि हमने टोटल की जगह पे परसेंट लिख दिया, फिर हमने देखा लॉजिकल एरर कि हमारी जो फॉर्मूला था वही गलत था। तो आप देख रहे हो ऐसे एरर आते हैं, ठीक है, अलग अलग। सिंटेक्स एरर होता है कि सिंटेक्स गलत है, कि हमने कुछ स्टाइल गलत कर दी, कुछ हमने लिखने में गलत कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन भूल गए। ह्यूमन एरर होता है कि हमने कुछ देखा नहीं, ठीक है। कुछ ह्यूमन एरर तो वैसे सब ही आ जाते हैं, ह्यूमन एरर की कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा लॉजिकल एरर होता है कि अगर कोई फॉर्मूला वगैरह गलत है, तो ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है स्वेप टू नंबर्स, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों इंटरेस्टिंग है। तो ये प्रोग्राम आपके पेपर में आ सकता है, बहुत बार आया भी है, ठीक है, आपके पीवाईक्यूज के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर देखो डिटेल में समझना कि आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है। एक तो है हमारा ए और एक है बी। ए के अंदर पड़ा है 10 और बी के अंदर पड़ा है लाइक 20, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि आप ये दोनों ए और बी अगर इस प्रोग्राम के अंदर डालो, ठीक है, तो ये दोनों का जो नंबर है वो स्वैप हो जाए, कि ए तो जो है 20 हो जाए और जो बी है वो हमारा 10 हो जाए। तो आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि ऐसे ये जो दोनों नंबर हैं वो हमारे स्वैप हो जाएं। क्या हो जाए? स्वैप हो जाए, कि ए का जो वैल्यू है वो बी के अंदर चला जाए और बी का वैल्यू ए के अंदर चला जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हो? पहले देखो, मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो खुद करके देखो, ठीक है। अगर खुद नहीं होता तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना दो ही चीजें होती हैं, कि एक होता है यूजिंग टेम्प वेरिएबल। सबसे पहले तो आप एक टेम्प वेरिएबल का यूज कर सकते हो, उसके हेल्प से कर सकते हो। और एक आता है विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल, विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल। तो सबसे पहले टेम्प वेरिएबल की हेल्प से जो है बताता हूँ कि टेम्प वेरिएबल का यूज करके आप कैसे कर सकते हो। फिर आपको बताऊंगा विदाउट टेम्प वेरिएबल आप कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब चीजें है ना आपको समझ में आ गई, कोड वोड कैसे होना है, ठीक है। पहले एल्गोरिथम समझाता हूँ, पहले समझाता हूँ कि इसका अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। तो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि दो इनपुट है, हमारे पास ए है, हमारे पास 10, ठीक है, और बी है हमारे पास 20, ठीक है। हमने दोनों नंबर यूजर से इनपुट में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूजर से ये दोनों नंबर हम इनपुट में लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल बना लेंगे अपनी तरफ से, हम एक टेम्प वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है, बिल्कुल खाली है। स्टार्टिंग में आप जीरो भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप करेंगे कि हम जो ए वाली वैल्यू है उसे टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। टेम्प वेरिएबल के अंदर जो ए की वैल्यू है उसे स्टोर कर देंगे। तो ए के अंदर क्या पड़ा है, अभी 10 पड़ा था। तो अब क्या हो जाएगा, अब टेम्प के अंदर भी जो है 10 पड़ा होगा, क्योंकि हमने ए की जो वैल्यू है उसे टेम्प के अंदर डाल दिया। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप सिंपल है। अब हमारा ए का काम खत्म हो गया, ए ने अपनी वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दिया, ठीक है। टेम्प के अंदर 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बी है, ठीक है, सॉरी, अब जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ए है, इसके अंदर हम बी की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। तो अब हमारा पहले टेम्प हमारा 10 हो गया और पहले ए हमारा 10 था। तो हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, 20। तो ए हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा 20 हो जाएगा। पहले ए ने क्या किया कि अपनी जो वैल्यू है उसे टेम्प को दे दिया, ठीक है, एक किराए पे दे दिया कि ले भाई इसे रख ले, ठीक है। और अपनी वैल्यू के अंदर क्या डाल दिया, बी को डाल दिया, ठीक है। तो बी के, अब ए के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया। अब तीसरे में क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, टेम्प के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी, और जो टेम्प की वैल्यू है उसे बी के अंदर डाल देंगे। तो टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 10। तो बी के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई, तीन स्टेप में वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है। ए के अंदर 20 आ गया और बी के अंदर 10 आ गया, बहुत सिंपल है ना। क्या करा सबसे पहले, एक हमारा यहाँ पे ए है, ठीक है, लाइक यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्प है, ठीक है। ये टेम्प भाई अपना खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो पहला स्टेप ये हुआ कि ए ने अपनी वैल्यू को टेम्प के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 10 यहाँ पे आ गया, ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है। फिर क्या किया हमने, दूसरा स्टेप की जो बी की वैल्यू है उसे ए के अंदर डाल दिया। दूसरा स्टेप हमने, ये जो बी की वैल्यू है उसे ए के अंदर डाल दिया, तो 10 को हटाया और हमने बी की वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। तीसरा स्टेप क्या किया हमने, ये जो टेम्प के अंदर 10 पड़ा है इसे हमने बी के अंदर डाल दिया। तो ये जो 20 हटाया यहाँ से और ये जो टेम्प के अंदर 10 था उसे डाल दिया। तो अब ए के पास क्या हो गया, 20 हो गया और बी के पास 10 हो गया, वैल्यू हमारी स्वैप हो गई। सिंपल, इसे कोड कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो इस पूरे को क्या कर लेते हैं, इस पूरे को कमेंट कर देते हैं। ये कोड कहाँ से मिलेगा आपको मैं बता दूंगा, मैं गिटहब पे डाल दूंगा इसे, ठीक है। ये कोड वोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी जो मैं नोट्स के अंदर वो वाला डाला है वो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे अभी पूरी यूनिट हो जाएगी ना तब नोट्स वगैरह डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, और
एक वेरिएबल बना लेते हैं बी, ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प। हमने तीन वेरिएबल बना लिए, ठीक है, तीनों की जरूरत थी। तो अब हमें क्या करना है, यूजर से लेना है भाई इनपुट, ठीक है। तो यूजर से बोलेंगे सबसे पहले तो, यूजर भाई क्या करो कि हमें, क्या कर रहा हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए की वैल्यू दे दो। तो यूजर हमें जो भी वैल्यू देगा, हमें स्कैनर से क्या करना है, उसे रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद कहाँ पे स्टोर करना है हमें, रीड करने के बाद हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है पहले तो, और हमें डी लगाना है, इंटीजर में वैल्यू होगी, और स्टोर करना है हमें ए के अंदर, ठीक है। तो ए के अंदर हमने इसे स्टोर कर दिया। ऐसे ही हमें दूसरा भी बना लेना है, किसके लिए, बी के लिए। अब हमें तीन स्टेप करने, सिंपल है। सबसे पहले क्या करो कि जो भी ए की वैल्यू है इसे टेम्प के अंदर डाल दो। तो ए ने अपना काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, ए के अंदर बी की वैल्यू को डाल दो, बी की वैल्यू जो भी है ए के अंदर आ गई, बी के अंदर टेम्प की वैल्यू को डाल दो जो ए की वैल्यू थी। सिंपल कोड है, कितना इजी हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अब प्रिंट कर दो वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू हमारी परसेंट डी करके, और यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ए हमारा प्रिंट हो जाएगा, स्वैप के बाद आएगा, ठीक है। ये तीनों स्टेप होने के बाद प्रिंट होगा, ठीक है। इसे कॉपी करके और इसी को जो है नीचे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखना, यहाँ पे मैंने रन किया, कंपाइल किया, ठीक है, ये रन हो गया। और यहाँ पे मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो एंटर मैंने वैल्यू की, ए की वैल्यू दी 10, बी की वैल्यू मांग रहा है हमने दी 20। अब मैं इसे जस्ट एंटर दबाऊंगा और स्वैप हो जाएगी वैल्यू। ए की वैल्यू आ रही है 20 और बी की वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। यहाँ पर वो डाल देते थोड़ा बैकस्लैश n, ठीक है। तो ए की वैल्यू दी 10 और बी की वैल्यू दी 20। तो देखो, ए की वैल्यू होगी 20 और बी की वैल्यू होगी 10। तो इस तरीके से स्वैप हो गई हमारी वैल्यू, क्या हो गई, स्वैप हो गई। बट हमने ये स्वैप कैसे किया है, हमने ये किया है स्वैप यूजिंग टेम्प वेरिएबल, यूजिंग टेम्प वेरिएबल। तो आप खुद, अभी है ना, आप चाहो तो, अब लेक्चर खत्म हो गया है वैसे तो, आप उसे जाओ और खुद बिना यूजिंग टेम्प के जो है करके देखो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बिना टेम्प के जो है कर सकते हो इसे चेंज, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने यहाँ पे भी देखो, उसका उसका अभी आपको कोड की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया है, ठीक है। बट मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ना अलग अलग इसके मेथड्स हैं। एक हमारा एक्सॉर से आप कर सकते हो, अर्थमेटिक वे में कर सकते हो, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, लाइक अगर ऑल लैंग्वेज होंगी तो उसमें तो अच्छे से कर ही सकते हो, ठीक है। पाइथन के अंदर तो 2 लाइन का कोड है, उसे से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर बिना टेम्प वेरिएबल के यूज करना है, ठीक है। आप ही सोचो कि अगर आपको अपने घर को शिफ्ट करना है, ठीक है, आपको यहाँ से जो है सामान यहाँ पे ले जाना है, और आपके पास एक अलग घर है, तो कितना सिंपल है ना, आपने पहले इसके अंदर रख दिया और यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है। और इसका जो सामान है आपने फिर यहाँ पे कर दिया। समझ रहे हो, मतलब आपके पास कितना, मतलब कि आपको क्या करना है कि आपके पास ये वाला घर है, ठीक है, और ये वाला घर है ना, एच और जी, ये दोनों घर हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है। तो आपको इस वाले सामान को इधर ले जाना है और इस वाले सामान को इधर ले जाना है। तो आपके पास एक खाली घर है, तो आपने पहले क्या किया, जी वाले सामान को इधर रख दिया, ठीक है, इधर रख दिया। तो यहाँ पे ये खाली हो गया, ठीक है। फिर आपने इस वाले सामान को इधर रख दिया, है ना, और फिर ये वाले सामान को आपने इधर रख दिया। तो कितना सिंपल है कि भाई हमारे पास एक वैकेंट स्पेस है, हमने वहां पे उसे यूज कर लिया और हमने जो है स्वैप कर लिया वेरिएबल। बट अब हमारे पास वैकेंट स्पेस नहीं है, तो आप कैसे करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जो आपको मेथड बताऊंगा वो अर्थमेटिक वाला बताऊंगा, ठीक है, जो आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बिटवाइज ऑपरेटर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने बिटवाइज ऑपरेटर अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, एक्सॉर नहीं पढ़ा है हमने। अर्थमेटिक प्लस एंड माइनस तो पढ़े हैं, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो लाइक हमारे पास ए है और बी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले करना है क्या, हमें जो ए है उसके अंदर हमें ए प्लस बी करना है, ठीक है, हमें ए प्लस बी करना है, ठीक है। तो मैं आपको साथ में एग्जांपल लेके चलता हूँ और फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा ए के अंदर 10 पड़ा है, वही पहले वाला, और बी के अंदर हमारा 20 पड़ा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टेप करना है कि ए के अंदर ना ए प्लस बी कर दो, क्या कर दो, ए प्लस बी कर दो। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप ही सोचो कि ए हमारा 10 है और बी हमारा 20 है। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू हमारा 30 हो गया, है ना, 10 + 20, तो ए हमारा 30 हो गया। अब दूसरा हमें स्टेप क्या करना है, हमें दूसरा स्टेप करना है बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या करना है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्या है हमारा, ये वाला ए नहीं है, अब ये वाला ए हट चुका है, ये वाला ए हट चुका है। हमने यहाँ पर ए की वैल्यू ये कर दी है, ए की वैल्यू क्या हो गई है, 30। तो अब हमारा ए क्या हो गया, 30। तो 30 माइनस बी, तो 30 माइनस बी, 30 माइनस बी क्या हो गया, 20, 30 माइनस बी, यानी कि 30 - 20, तो ये कितना हो गया, बी हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारा ए है 10, ठीक है,
ये हमारा बी है 20, ठीक है। ये हमारी इनिशियल वैल्यू है इन दोनों की, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप करना है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी हमारी 10 और बी की वैल्यू क्या थी हमारी 20। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। तो इसके बाद क्या हो गया, हमारी जो ए की वैल्यू है वो क्या हो गई हमारी 30 हो गई। हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ए की वैल्यू है 30, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है 20। तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 माइनस 20 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तीसरा स्टेप क्या करना है, सिंपल, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या करना है, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो अब हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी, ए क्या है 30 और बी क्या है 10। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, ए की वैल्यू 20 हो गई। तो आप देख लो कि अब आप यहाँ पे अगर ए और बी को प्रिंट करवाओगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई, दोनों हमारे स्वैप हो गए, ठीक है, सिंपल है। दोनों हमारे क्या हो गए, स्वैप हो गए। तो अगर हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल का यूज ना करें, आप ही सोचो कि अगर हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल का इसका यूज नहीं करते, ठीक है, हमने सिर्फ दो वेरिएबल बनाए, पहले यहाँ पे इसका कोड है ना ऐसे ही रहने देता हूँ कि अगर आपको काम आए तो आ जाएगा। जस्ट हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा एस है वो इज इक्वल टू कर दिया एस प्लस एच, ठीक है। हमने पहले एडिशन किया, एडिशन करना है, फिर हमें एच को लेना है, फिर हमें इज इक्वल टू करना है और फिर हमें एस माइनस एच करना है, ठीक है। एक फिर हमें सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने एस लिया, फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, बस ये है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो एस वाली वो एच में चली गई और एस वाली जो है एच में चली गई, एच वाली एस में चली गई। तो आई थिंक इतना क्लियर है। अब मैं इसे एक बार कंपाइल रन करता हूँ। तो यहाँ पे एस की वैल्यू मांग रहा है हमने 10 दे दी और एच की वैल्यू मांग रहा है हमने 20 दे दी और दोनों की वैल्यू देखो स्वैप हो गई बिना किसी टेम्प वेरिएबल के। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बिना टेम्प वेरिएबल से आप कैसे वैल्यूज को स्वैप कर सकते हो। तीनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-7 नंबर के अंदर आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। ये जो मार्क्स वाला है वो नहीं आ सकता शायद, बट और जो दो हैं वो आ सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर बताई। आई होप आपको जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपकी जो डाउट वगैरह है वो नहीं रहे होंगे। तो आप लोग देखो अभी फर्स्ट ईयर में हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये ना एक काम करो कि गूगल पे जाओ और गिटहब के बारे में थोड़ा सा देखो, ठीक है। जाओ और गिटहब के बारे में देखो, गिटहब पे अपनी एक प्रोफाइल बना लो, ठीक है। गिटहब पे क्या बना लो, अपनी एक प्रोफाइल बना लो और उस पे जो है कोड को पुश करना सीखो, ठीक है। नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस गिटहब के बारे में देख लो। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका बहुत ज्यादा ग्रीन डॉट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब थे भाई तो देखो इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा कोड करते थे, पुश करते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे। बट अब तो कुछ ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब तो अलग अलग मास्टर्स वगैरह कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग है ना गिटहब पे प्रोफाइल बना लो, कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप जॉब वगैरह के लिए जाओगे तो आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी जाती है कि आप कितना जो है पुश किया हुआ है कोड, कितना आपने कोडिंग की हुई है। तो अभी क्या करो, गिटहब प्रोफाइल बना लो अपनी, ठीक है। और फिर अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कि कैसे कोड को पुश करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा। तो आप क्या करना है, यार चैनल को एक तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। एक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ठीक है। मल्टी एटम्स प्लस ये चैनल है। और आप जो जब आप नेक्स्ट ईयर्स के अंदर जाओगे, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, सब कुछ कंप्लीटली अभी से लेकर फोर्थ ईयर तक सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं वो आपको अभी, आप मल्टी एटम प्लस पे पढ़ रहे हो, ठीक है। आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर से जो है मल्टी एटम्स चैनल पे पढ़ोगे, वहाँ पे आपको सीनियर सीनियर जो क्लासेस हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। आप मल्टी एटम्स करियर को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो आपके इंटर्नशिप अपडेट होते हैं, जैसे कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आपको हैकेथॉन्स वगैरह में जो है पार्टिसिपेट करना है, स्टार्ट करना चाहिए। तो हैकेथॉन्स के जो अपडेट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह लिए हुए हैं, वो आते हैं हमारे इंटरव्यू वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा मल्टीटर्म्स करियर पे। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा कि यूनिट आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। उसके अंदर एक टाइप कन्वर्जन वाला रह रहा है बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लो, बाय बाय।